चलो, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट के बारे में कुछ आइडिया है? किसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट? तुम्हारे डेली लाइफ में रेफरेंस पॉइंट कैसे पता लगता है कौन सा है रेफरेंस पॉइंट? अभी अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो उसका आंसर में क्या बोलोगे? स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो उसका आंसर में क्या बोलोगे? कितना डिस्टेंस है बताओ? क्यों, कहाँ से मैंने बोला क्या? खुद से अपने घर से डिस्टेंस मेजर कर लिया कि नहीं? तो हमेशा किसी भी मेजरमेंट को हमें मतलब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ की मतलब जिसको कि हम उसका ओरिजिन मानते हैं या फिर रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने पूछा कि स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो हम अपना घर से ही स्कूल का डिस्टेंस बताएं 6 किलोमीटर करके, लेकिन मैंने बोला था क्या मतलब घर से कितना डिस्टेंस है? नहीं बोला था। तो हमेशा एक मेजरमेंट के लिए, एक डिस्टेंस का मेजरमेंट के लिए हमें किसी भी रेफरेंस पॉइंट मतलब कहीं से एक ओरिजिन हमें चाहिए होगा जहाँ से कि हमें डिस्टेंस मेजर कर पाए। अगर सिर्फ मैं बोलूँ स्कूल का डिस्टेंस कितना है, देन तुम्हें पूछना है कि कहाँ से बोल के, फ्रॉम वेयर। ठीक है ना, हमें पूछना होगा कहाँ से। ऐसे 6 किलोमीटर अभी के लिए बोल दे, लेकिन कोई अगर दूसरा कोई पूछेगा तो समझ रहे हो, कोई बोलेगा मतलब धनुपल्ली चौक से कितना दूर है या फिर किसी मंदिर से कितना दूर है भी पूछ सकता है ना। तो हमेशा क्या चाहिए, हमें एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट के बिना हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अभी ये जो छत है इसका मतलब क्या लेंथ कितना है, कैसे मेजर करोगे? उस दीवार से उस दीवार तक करोगे। अगर मैं मतलब तुम कभी भी मिडिल से करोगे क्या मेजरमेंट उसको? नहीं। तो हमें दो रेफरेंस पॉइंट मिला, आइदर उस दीवार को ले सकते हो और इस दीवार को ले सकते हो। तो मैंने पूरा छत को बोला था, इसी वजह से उस तरफ से यहाँ तक हमें मेजर करना पड़ा। ठीक है, तो हमेशा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। इसके बिना हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। कभी भी तुम स्केल जैसे यूज करते हो, वहाँ से 0 से शुरू होता है, क्योंकि 0 हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट स्केल के लिए। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे बुक में नहीं है शायद, तो इसीलिए ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मोशन क्या है? मोशन और रेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? मोशन एंड रेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है बताओ? अभी तुम रेस्ट में हो या मोशन में हो? अभी तुम रेस्ट में हो या मोशन में हो बताओ? क्यों? मैं अगर मार्स से देखूं तो, मून से देखूं तो, समझे? तो यहाँ पे भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है जानने के लिए हम सब लोग अर्थ में ही हैं, एक ही प्लैनेट में है, तो उसका मोशन के साथ साथ सिंक्रोनाइज होकर एक साथ ही मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें पता नहीं लग रहा है। जैसे कि हम मतलब सब लोग एक बस में बैठे होते हैं तो आपस में रेस्ट में लगते हैं, लेकिन दूसरा कोई बस में जो बैठा रहेगा तुम्हारा दोस्त, उसको क्या लगेगा हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरह रेस्ट और मोशन को भी मेजर करने के लिए ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये भी रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या? जगह चेंज होने पे इसका भी वैल्यू चेंज होता है। जैसे कि रेस्ट, हमेशा तुम रेस्ट में नहीं रहोगे, या फिर सबके लिए तुम रेस्ट में नहीं हो। सिर्फ अर्थ में जितने लोग हैं उनके लिए अभी तुम रेस्ट में हो, लेकिन अगर दूसरा प्लैनेट चेंज कर लिए उनके लिए तुम क्या हो जाओगे, फिर मोशन में आ जाओगे। समझ में आया? जैसे कि ट्रेन में हम बैठते हैं, क्या होता है, ट्रीज वगैरह पीछे जाता हुआ लगता है, हमारे लिए हम रेस्ट में है, लेकिन ट्रीज क्या लगता है, पीछे जाता है। लेकिन कोई अगर बाहर बैठा होगा उसको क्या लगेगा, मैं खुद वो रेस्ट में है, हम जा रहे लगेगा, है कि नहीं? तो हमेशा याद रखना ये रेस्ट और मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम कुछ भी एब्सोल्यूट टाइम, जैसे को टाइम को कभी कभी अभी के लिए जानो कि टाइम एब्सोल्यूट है, क्योंकि आगे अगर फिजिक्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में, उसमें टाइम भी रिलेटिव होता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा समझो कि रेस्ट क्या होता है, एकदम उसका एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होता है, वो रिलेटिव मतलब चेंज भी हो सकता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये लोग रेस्ट में है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग चेंज भी हो सकते हो अगर वो अर्थ में नहीं है। समझ में आया?
तो रेस्ट क्या होता है, अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हम क्या बोलेंगे, उसको रेस्ट बोलेंगे। अगर जैसे कि तुम रात को सोते हो, मिनिमम 10 से 6 बजे तक सोते हो, रात को 10 बजे से 6 बजे तक सोते हो मान लेते हैं, टाइम चेंज होता है, रात को 10 बजे से 6 बजता है, लेकिन तुम वही बेड पे रहते हो, तुम्हारा पोजीशन चेंज होता है क्या? टाइम चेंज होता है, 10 से रात के 10 से क्या 6 बजता है सुबह, तुम्हारा टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन में चेंजेस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रेस्ट कंडीशन बोलते हैं। तो उसका उल्टा मोशन हो जाएगा। मोशन क्या है, अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, देन हम क्या बोलेंगे, उसको मोशन बोलेंगे। समझ में आया? क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे मोशन, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे हम रेस्ट बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने यहाँ पे। डज नॉट चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेफरेंस पॉइंट में ऐसा हिंट देके लिख लो, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजर ऑफ ए डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ से हम किसी भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना शुरू करते हैं वो हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बताओ, बस में तुम हो और बस के बाहर तुम्हारा दोस्त है, तो हम ए और बी के एग्जांपल लेते हैं। चलो, एक बस है तुम्हारे पास, रफली मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर ए बैठा हुआ है और बाहर है बी। ठीक है, और बस इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी बस के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है या फिर मोशन में होगा? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। बस के रेस्पेक्ट में अगर हम बस में है, ए क्या है, बस में है और बी बस के बाहर है, मतलब खड़ा हुआ है कहीं पे। ठीक है, जैसे उसके साइड से बस क्रॉस हुआ। ठीक है, तो अभी ये बी के रेस्पेक्ट बस के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? ये हो गया हमारा बस। बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा हो तो अभी मुझे बताओ, बस के रेस्पेक्ट में ए कैसा होगा? बस के रेस्पेक्ट में ए मोशन में होगा, मतलब तुम बस के अंदर अगर हो तो बस अपना जा रहा होता है, तुम अपना जाते हो। हाँ वही तो, लेकिन बस को क्या लगेगा, तुम्हारा साइड वाले जो पैसेंजर होंगे उनको तुम अगर तुम्हें देखेंगे तो क्या लगेगा, रेस्ट में। तो बस को क्यों मोशन में लगेगा? बस का जान नहीं है पता है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि मान लेते हैं उसको कि बस हमें देख रहा है, हम उसके अंदर बैठे हैं, तो बस को क्या लगेगा, हम मोशन में है कि रेस्ट में है, वो मैं पूछ रहा हूँ। चलो ऐसे कंफ्यूज हो रहे तो तुम्हारे साइड वाले पैसेंजर को क्या लगेगा, बताओ, तुम्हारे साइड वाले पैसेंजर को क्या लगेगा, तुम रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो? बस में 2 सीट है, हालांकि बहुत सीट होता है, लेकिन तुम दोनों साथ में हो, मतलब फ्रेंड्स वगैरह, तो एक दोनों आपस में देख रहे हो दोनों को, तो दोनों क्या लगेगा, रेस्ट में हो दोनों या फिर मोशन में हो?
ऑब्वियसली रेस्ट लेगा, क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम में हो, एक ही बस के अंदर हो। हाँ, अलग दोनों अलग अलग बस में रहते तो पता लगता कि नहीं, दोनों आपस में अलग अलग मोशन कर रहे हैं। तो उसी तरह अगर बस को लग रहा है ए रेस्ट में है, तो बस को बी क्या लगेगा फिर, बताओ? क्योंकि बी तो बस के अंदर नहीं है, बस से बाहर है, तो अभी बी को भी क्या रेस्ट में लगेगा? अभी बी को क्या लगेगा, सॉरी, बस को क्या लगेगा? बी मोशन में है। समझ में आया? और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनो, इसमें कंफ्यूजन होता है। बस के अंदर ए है और बाहर बी है, समझ में आया? तो बस के अंदर जो भी है उसको ये ए मोशन में लगेगा या रेस्ट में लगेगा? अरे बाबू, अभी तो बताया, रेस्ट में लगेगा ऑब्वियसली। तो इसको अगर रेस्ट लग रहा है तो बाकी लोग जो है उसको बी कैसे लगेंगे? ऑब्वियसली मोशन में लगेंगे। तो इसी वजह से उन लोगों को छोड़ के मैंने बस ले लिया। अभी बस के लिए ए क्या है, रेस्ट में है, और बी क्या है, मोशन में है। तो अभी अगर दूसरा कुछ एग्जाम्पल लिए तो तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हें क्या लेना है, कौन सा हम रेस्ट फ्रेम, मतलब कौन सा फ्रेम ले रहे हैं, तुम्हें पता लगना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम ले रहे हैं कि ये बस लिया था, अभी हम ले रहे हैं अभी सरफेस, आर्थ सरफेस ले लिया, मतलब बी कहाँ पे खड़ा होगा, आर्थ पे तो खड़ा होगा ना, आर्थ के आउटर सरफेस में। ठीक है, तो बी अभी आर्थ पे ऐसे खड़ा है, ये हो गया हमारा आर्थ, आर्थ का सरफेस है। बस भी वही आर्थ के सरफेस में जा रहा होता है। ठीक है, दोनों सरफेस में खड़े हैं, इसके ऊपर बी है, इसके ऊपर हमारा जो बस जा रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, अगर ये आर्थ से हम देखेंगे, ये सरफेस से हम देखेंगे, तो बी मोशन में होगा या बस ए मोशन में होगा? बताओ, गैस करो कुछ, बताओ। बी, हाँ, मतलब यहाँ पे हम खड़े हैं, अभी यहाँ पर खड़े हैं हम इस सरफेस पे। पहले हम बस के अंदर थे तो हमें लगा कि ए रेस्ट में है और बी मोशन में है। तो अभी हम चले गए एक सरफेस पे, अभी क्या होगा? बस मूव कर रहा है, मतलब ए मूव में है, मोशन में है या रेस्ट में है? ए भी मोशन में होगा, और बी किस में होगा? बी हो जाएगा रेस्ट में। तो अभी हम जब बस के अंदर थे तो दोनों अलग अलग थे, ए रेस्ट में था और बी मोशन में था। जैसे कि बाहर चले गए तो क्या हो गया, बी रेस्ट में आ गया और ए मोशन में आ गया। तो इससे क्या पता लग रहा है, रेस्ट और मोशन जो स्टेट है हमारा वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो हम हमेशा रेस्ट या फिर मोशन में नहीं रह सकता। अगर जैसे हमने यहाँ से, हमारा ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर जो देख रहा है, हम बस के अंदर थे तो एक कंडीशन हुआ, बस से बाहर चले गए तो दूसरा कंडीशन चेंज हो गया। लेकिन इसका डेफिनेशन ये हमेशा रहेगा। अगर रेस्ट का डेफिनेशन क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जहाँ के वहीं बैठे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रेस्ट बोलेंगे। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, देन हम क्या बोलेंगे, उसको मोशन में बोलेंगे। डेफिनेशन रटने का कोई जरूरत नहीं, इसको ही तुम इंग्लिश में बस ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, रेस्ट और मोशन तो चला, मतलब पता लग गया। अभी डिस्टेंस क्या होता है मुझे बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों नाम ये तो सुना होंगे, ये पढ़े हो ना, मतलब मोशन तो तुम्हारे स्कूल में मतलब पढ़ा चुके होंगे कि शुरू नहीं हुआ है मोशन? मोशन शुरू हुआ है, पढ़ाया नहीं है मोशन? तो सही है, अच्छा है, फिर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा स्कूल में। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ, फिजिक्स के हिसाब से नहीं, क्या पता, मतलब आइडिया क्या है डिस्टेंस के बारे में? डिस्टेंस बताओ, क्या आइडिया है डिस्टेंस के बारे में? अरे डिस्टेंस पता नहीं है तुम्हें? घर से निकलते हो इतना डिस्टेंस जाना है, कहीं घूमने जाते हो तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, ये बोलते हो ना किसी की, मतलब हम जितना ट्रैवल करते हैं उसका जो मेजरमेंट रहता है हमारा रोड का, उसको भी डिस्टेंस बोलते हैं, है कि नहीं? पाथ ट्रैवल बोल सकते हैं। पाथ ट्रैवल मतलब क्या समझ रहे हो? पाथ ट्रैवल मतलब अगर ए पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, एक पॉइंट बी है यहाँ पे, अगर यहाँ से हम चलते हुए यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, तो यहाँ तक, जब यहाँ तक पहुँचे, ये हमारा हो गया 6 किलोमीटर। तो जितना पाथ हमने ट्रैवल किया वो कितना बोलेंगे? 6 किलोमीटर। मतलब ये 6 किलोमीटर क्या है हमारा? पाथ ट्रैवल। कितना पाथ हम ट्रैवल किया? पाथ मतलब रास्ता ही बोलते हैं, पाथ ही बोलते हैं उसको फिजिक्स में भी। पाथ ट्रैवल क्या हो गया हमारा? 6 किलोमीटर। तो जितना पाथ हम ट्रैवल किए उसको ही बोलते हैं डिस्टेंस।
और ऐसे भी समझ सकते हो कि ए और बी के बीच का जो गैप होगा हमारे लिए, जैसे कि स्कूल से तुम्हारा घर का डिस्टेंस कितना होता है, कोई पूछे तो 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बोलते हो कि नहीं। तो किसी भी दो पॉइंट का बीच का जो गैप होता है, मेजरमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। इसका यूनिट किस में आ सकता है, यूनिट में मतलब पता है ना, यूनिट इसकी वेट का होता है, केजी में, ग्राम में आता है। किसी लिक्विड चीज़ों को हम लीटर में मेजर करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है ना, 500 ml लिखा हुआ रहता है, उसका पैकेट में रहता है। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मेजरमेंट डिस्टेंस का यूनिट, कुछ आइडिया है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर भी है, और भी छोटे बहुत यूनिट्स हैं, वो हायर 12th में तुम पढ़ोगे या फिर 10th में है शायद, ठीक है। तो अभी इसका यूनिट्स क्या होता है, किलोमीटर में आएगा, या फिर हम मीटर लिख सकते हैं, या फिर हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस का यूनिट हमेशा ऐसे ही आएगा, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। इसको हम केजी में मेजर नहीं कर सकते। कभी भी बोल सकते हैं क्या घर से स्कूल का डिस्टेंस 6 kg है, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा यूनिट क्या होगा, हमेशा किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर में ही रहेगा। समझ में आया डिस्टेंस का? तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा और हम ऐसे पाथ ट्रैवल करके यहाँ तक आ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पूरा ऐसे से जहाँ से हम जा रहे हैं पूरा डिस्टेंस को हमें मेजर करना पड़ेगा। समझ में आया? और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि तुम्हारा ट्यूशन खत्म होने के बाद तुम सीढ़ियों से नीचे जाते हो, अगर हम छत से कूद दिए तो वो हो गया हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो, है कि नहीं। अगर हम सीढ़ी से जा रहे हैं तो थोड़ा घूम के जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कूद दिए ऊपर से ही, तो वो हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सीढ़ी से जाना हो गया हमारे लिए डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस है, क्योंकि पाथ ट्रैवल वो हो गया। लेकिन हम अगर डायरेक्ट कूद रहे हैं, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे ऐसा नहीं होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी यहां पे देखो, यहां पे हमारा डिस्टेंस क्या है, ये टोटल पाथ को जब हम मेजर करता जाएंगे ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ये हो गया हमारा अभी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? यहाँ पे मैं एरो मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक एरो मार्क है। तो ये ऊपर वाला हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, देखो DISP डॉट लिख रहा हूँ। ये नीचे वाला हो गया हमारा DIST डॉट, इसको डिस्ट्रिक्ट मत समझना, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो दो बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। एंड पाथ ट्रैवल, जिस जिस डायरेक्शन से, जिस जिस लाइन से हम जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। समझ में आया? तो मुझे बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कौन सा बड़ा होगा, बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा बड़ा होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? थोड़ा दिमाग लगाओ। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ये सिंबल होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है ना, ये मतलब जिस साइड ओपन है वो बड़ा होगा और जिस साइड मतलब पॉइंटेड है वो हो गया छोटा हमारा। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। कैसे, कुछ एग्जांपल, मतलब ग्रेटर वाला तो ये यहाँ से पता लग रहा है तुम्हें, ग्रेटर वाला यहाँ से पता लग रहा है। और एक एग्जांपल लो तो देखो, ग्रेटर वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास एक हाफ सर्कल है, एक हाफ सर्कल है, ठीक है। हमें यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है। तो मुझे बताओ इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे?
कर्व सरफेस जो लाइन है, जो कर्व लाइन है वो होगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि पाथ ट्रैवल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से जो पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे में इसको डॉटेड लाइन कर दे रहा हूं, ये जो डॉटेड लाइन है ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस यहां इस केस में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, ऑब्वियसली, है कि नहीं? क्योंकि ये पूरा डायमीटर है और ये उसका सर्कम्फ्रेंस ले सकते हो। अभी तो सर्कम्फ्रेंस पता है ना कि नहीं है, तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैथ में हुआ, ये हो गया हमारा डायमीटर, ये उसका सर्कम्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है? तो ये डिस्टेंस जो है ये ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर ही होगा, है कि नहीं? और एक अगर एग्जांपल लूँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे यही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से देखो, तुम ऐसे ऐसे करके घूमता हुआ यहाँ से पहुँचे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और एक रास्ता है हमारे लिए, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बताओ ये सॉलिड लाइन वाला डिस्टेंस होगा या फिर ये डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस होगा? बताओ, ये सॉलिड लाइन वाला डिस्टेंस है या फिर ये डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस है? कौन सा है? सॉलिड लाइन वाला होगा हमारा डिस्टेंस, लेकिन डॉटेड लाइन क्या होगा हमारा फिर? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से तुम्हें पता लग रहा हो कौन सा सबसे मतलब लॉन्गेस्ट वे होगा, कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? इस केस में ये ऊपर वाला लॉन्गेस्ट है या नीचे वाला? नीचे वाला। क्यों? बहुत सारा कर्व है तो ज़्यादा डिस्टेंस हमें बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला क्या है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ऊपर वाला यहाँ पे हो गया क्या, वही डिस्प्लेसमेंट, और ये नीचे वाला हो गया हमारा फिर से डिस्टेंस। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें पता लग चुका है कि डिस्टेंस कैसे हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें पाथ ट्रैवल ही डिस्टेंस लेना है। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें कि डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट होगा, हमेशा याद रखना। ऑप्शन में तुम्हें एमसीक्यूज में पूछेगा 4 ऑप्शन देके, ठीक है? तो कभी भी मत चूज करना कि डिस्टेंस हमारा छोटा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, दिमाग में बैठा दो। ये लिख चुके हो क्या? ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अभी इक्वल कैसे हो गए बताओ, थोड़ा आइडिया दो, दिमाग लगाओ। ऐसा कैसे, मतलब ऐसा कौन सा वे ले, कैसा रास्ता ले जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारे लिए इक्वल हो जाए? देखो अभी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं ए से बी पॉइंट और दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है? इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? समझ में आया? अभी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? डिस्प्लेसमेंट तो ग्रेटर हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर हो गया डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? बताओ। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम घर से निकले, कुछ खाना पीना खा लिया, बाहर टिफिन वगैरह खा लिया कोई दुकान से, फिर आके घर में बैठे, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ मुझे। घर से निकले, कोई भी टिफिन स्टॉल पर टिफिन खाए, फिर आके अपने घर पे बैठे, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताओ थोड़ा, एनी गेसेस? क्यों डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम घर से निकले, टिफिन के वापस वहीं से वापस घर पे आ गए, और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस का कुछ अमाउंट रहेगा, जैसे कि 1 किलोमीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है? तो एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे अगर डायग्रामेटिक वे में समझे इसको, ये 4 नंबर एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, हमारे पास ये एक ए पॉइंट था, तुम्हारा घर, ऐसे ऐसे गए,
यहाँ पे कुछ खाना खाए और फिर रिटर्न आके यहाँ पे बैठे। यहाँ पे डिस्टेंस 0 होगा क्या? इस केस में मुझे बताओ डिस्टेंस 0 होगा कभी? क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? पाथ ट्रैवल। जो जो डायरेक्शन लेके, जो जो पाथ लेके हम ट्रैवल कर रहे हैं, सबको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये ऐसे ऐसे गया, यहाँ पे पहुंचा, ये फिर ऐसे आया। तो कोई अगर हमें डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे? हम यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, यहाँ तक एंड करेंगे। लेकिन कोई अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका शुरू जहां से हुआ है उसका एंडिंग भी वहां पे है। तो दोनों पॉइंट के बीच कोई शॉर्टेस्ट पाथ अभी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इफ द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन are equal, then displacement is 0। समझ में आया? अगर तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इक्वल है, देन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो और एक चीज याद रखना, डिस्टेंस कांट बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया? क्यों नहीं हो सकता अभी हम उसको समझेंगे। खाली खाली तो ऐसे नेगेटिव नहीं हो जाएगा, देखो हम समझेंगे। तुम 11th में पढ़ोगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, किसी का डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, है कि नहीं? ये क्या होता है? हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को दरअसल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा है हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा टर्म है, तुम्हें अभी समझा देता हूं, बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। देखो, एक हो गया हमारा स्केलर, तुम्हारा बुक में नहीं है। एक हो गया हमारा वेक्टर, इसके साथ में क्यू लिख लेना ताकि क्वांटिटी याद रहे। अब स्केलर और वेक्टर क्या है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होगा जिससे कि हम उसका डायरेक्शन नहीं पता लगा सकते। जैसे कि अगर मैंने बोला कि 5 kg ऑफ टमाटो, तो उससे कुछ डायरेक्शन का पता लग रहा है क्या तुम्हें? डायरेक्शन का पता लग रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में होगा 5 किलो, या फिर ऊपर होगा नीचे होगा, कुछ नहीं पता लग रहा है। तो उसको बोलते हैं हम क्या? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हमें डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा है। अगर हमें एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें, यहां पे अगर मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर वेस्ट, यहां पे लिख दिया मैंने 5 किलोमीटर, तो दोनों में से किसमें तुम्हें पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है? बताओ मुझे। ऑब्वियसली यहां पे। तो जहां पे तुम्हें एक क्वांटिटी के साथ साथ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन सिर्फ अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा हमारा क्या? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिससे कि हम क्या डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, बस हमें वो क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। वो डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं होता है उसको। तो अभी ना ये स्केलर क्वांटिटी में ना डिस्टेंस को इंक्लूड किया जाता है, डिस्टेंस को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ये वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड किया जाता है। क्यों इंक्लूड किया गया? अभी देखो एग्जांपल,
लिखो, पहले लिख लो, मैं बताऊंगा अभी। खत्म हुआ। देखो, डिस्टेंस को स्केलर में क्यों इंक्लूड करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को स्केलर में क्यों इंक्लूड करते हैं। देखो, यहाँ पे डिस्टेंस नीचे वाला है, तो मुझे बताओ ये ए से बी जाने में अगर ये डिस्टेंस के थ्रू जाए तो तुम डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आएगा, है कि नहीं, लेफ्ट राइट करना पड़ेगा हमें। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट बता सकते हैं, अच्छा ए से राइट साइड जाने में हमें बी मिल जाएगा, ए से राइट साइड जाने में हमें बी मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या दे रहा है हमें? डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन डिस्टेंस क्या है? वो हमें कभी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। तो इसी वजह से हम डिस्टेंस को किस में इंक्लूड किए? स्केलर क्वांटिटी में। और डिस्प्लेसमेंट को किस में इंक्लूड किए? वेक्टर क्वांटिटी में। हमेशा याद रखना, ठीक है। डिस्टेंस क्या देता है हमें? सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर वेस्ट, लेकिन ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। लिख लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पूछता है तुम्हें, तो अगर तुम्हें याद है तो लिख लो, वरना देखो, डिस्टेंस क्या होता है? पाथ ट्रैवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव एंड जीरो। ये क्या होगा? जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर और एक पॉइंट लिखें, it gives only the magnitude, और ये क्या देता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देता है। हाँ कि ना? समझ में आया? ये तीनों पॉइंट लिखो जल्दी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस हो गया ये। समझ में आया? कोई डाउट है अभी तक? किसी पॉइंट में मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा, क्या दिक्कत लग रहा है किसी पॉइंट में समझने के लिए? नहीं है? बताओ अभी, क्या हुआ? डाउट है कुछ अभी? तो फिर हाँ, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म तुम्हारे स्कूल में भी यूज करते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो। उसका मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब सब लोग एक सिंगल फॉर्मेट में रहते हैं, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं ना। उसका इंग्लिश का मीनिंग होता है वही। लेकिन यहाँ पे हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी गाड़ी ले लेते हैं या खुद हम इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम गैप में अगर इक्वल डिस्टेंस हम जा रहे हैं, देन उसको बोलते हैं हम क्या? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अभी अगर हमारे पास है एक डिस्टेंस, हमारे पास है
यहां से शुरू हुआ, मतलब यहां पे टाइम था हमारा 5 PM, यहां पे हो गया 6 PM, यहां पे हो गया 7 PM, ये हो गया हमारा 8 PM। यहां पे यहां से यहां तक गए हम 10 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक फिर और 10 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक और 10 किलोमीटर गए। ठीक है, ये जो टाइम गैप है, इसके बीच का गैप कितना आवर का ड्यूरेशन है? 1 आवर का है कि नहीं? तो ईच गैप में देखो, जितना टाइम इक्वल है उतना डिस्टेंस भी इक्वल हम जा रहे हैं। ईच 1 आवर में हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब हर एक आवर में, यहाँ पे जो 1 आवर हो गया, ये 1 आवर हो गया, हर एक 1 आवर में हम 10 किलोमीटर ही जा रहे हैं, कहीं पे चेंजेस नहीं है। ये हो गया हमारा क्या? यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अभी अगर बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या हो जाएगा? अभी उल्टा उसका क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब इन दिस केस अगर हम 1 आवर का ड्यूरेशन ले रहे हैं, अगर हम 1 आवर का ड्यूरेशन ले रहे हैं, यहाँ पे अगर 1 आवर का ड्यूरेशन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कितना गया होगा? 10 किलोमीटर। यहाँ पे फिर कितना जाएगा? 25 किलोमीटर। फिर यहाँ पे कितना चला जाएगा? 5 किलोमीटर। समझ में आया? ये हो गया हमारा क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में दिक्कत नहीं है अभी, समझ में आया? बस यूनिफॉर्म में इक्वल याद रखना और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल इक्वल याद रखना। ठीक है? समझ में आया? अभी आ गया हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो कभी भी हमारे, अगर तुम्हारे दिमाग में या फिर क्वेश्चंस में पूछे रेट ऑफ चेंज, क्या रेट ऑफ चेंज बोले तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय टाइम होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हमारे लिए डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तो यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन यहां पे जो रेट ऑफ चेंज है, इसका मीनिंग है टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस हमारा कैसे चेंज हो रहा है। डिवाइड में वैसा देखते हैं ना, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल, ये डिवाइड का मीनिंग क्या है? डिवाइड में हमें क्या मतलब मिलता है बताओ? फिजिक्स में नहीं, मैथ में बताओ। डिवाइड का मतलब क्या होता है? किसी भी दो क्वांटिटी के अंदर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है बताओ थोड़ा। एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, तुम्हारे दोस्त के पास 10 चॉकलेट है, 10/5 कितना होगा? 2। तो ये रेशियो जो हमने निकाला, यहां से हमें जो 2 मिला, 2 क्या है? तुम्हारे दोस्त के पास तुमसे 2 टाइम्स ज्यादा चॉकलेट्स हैं। ये समझ में आ रहा है ना? 10/5 मतलब 2 निकला, मतलब तुम्हारे पास 5 चॉकलेट था और दोस्त के पास 10 चॉकलेट था। उसको अगर रेशियो में रखे तो क्या, मतलब डिवीजन में रखे तो 2 निकल के आ रहा है। इसका मतलब है तुम्हारे पास जितना चॉकलेट है उसका 2 टाइम्स तुम्हारे दोस्त के पास है। अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, तुम्हारे दोस्त के पास 20, तुम्हारे पास 30 है तो तुम्हारे दोस्त के पास 60 होगा। तो डिवीजन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम्हारे दोस्त के पास कितना है? 2 है। तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम्हारे दोस्त के पास कितना है? तो इसका मीनिंग भी वही है,
टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। समझ में आया? यहाँ पे भी डिवीजन है। यहाँ पे अगर मैं लूँ, ये था हमारा तुम्हारा चॉकलेट था और ये ऊपर में तुम्हारे दोस्त का चॉकलेट रख रहे थे और इसका वैल्यू जो 2 निकल के आ रहा था, हम बोल रहे थे कि हमारे पास जितना है उसका 2 टाइम्स क्या है तुम्हारे दोस्त के पास है। तो इसका मीनिंग भी वही है, डिस्टेंस बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी बताया 5 अगर हमारे पास था तो उसके पास 10 था, 10 था तो उसके पास 20 था, 20 था तो उसके पास 40 हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास बढ़ रहा है उसका ईच 2 टाइम्स हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, सॉरी उसके पास चॉकलेट बढ़ रहा है। तो उसी तरह अगर हमारे पास है डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब इक्वल टू में तुम्हें 2 दे रखा है। अभी यूनिट पे नहीं जाते हैं, बस इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, यूनिट पे बाद में जाएंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस बाय टाइम तुम्हारे पास 2 है, इसका मतलब क्या है, ईच 1 आवर पे तुम 2 किलोमीटर जा रहे हो, ईच 1 आवर पे तुम 2 किलोमीटर जा रहे हो। जैसे कि तुम्हारे बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह जो स्पीडोमीटर रहता है कि नहीं, उसमें जितना दिखाता है तुम क्या बोलते हो, 60 किलोमीटर पर आवर बोलते हो। कितना बोलते हो, 60 किलोमीटर पर आवर। उसमें जो देखे उसका जो लास्ट में 1 किलोमीटर बाय एच लिखा रहता है, जो स्पीडोमीटर रहता है उसमें किलोमीटर बाय एच लिखा रहता है, ऐसे km बाय या फिर ऐसे करके h लिखा रहता है। इसका मीनिंग क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, मतलब पर आवर, 1 आवर पे तुम कितना किलोमीटर जा रहे हो। अगर तुम्हारे जो नीडल होता है ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, जैसे तुम एक्सेलेरेटर दबाओगे तो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होके अगर यहाँ पे 60 पे रुका है, 60 किलोमीटर बाय आवर का मीनिंग क्या होता है बताओ अभी। 1 किलोमीटर, ईच 1 किलोमीटर में हम ईच 1 आवर में हम 60 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर अभी नेक्स्ट टाइम जब बाइक में देखोगे, स्कूटी में देखोगे, होता है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर जाएगा और थोड़ा स्पीड जाओगे तो 60, 90, 80 होता जाता है कि नहीं। उसका मीनिंग क्या होगा, अगर 1 घंटे का मेजरमेंट लोगे उसमें तुम उतना किलोमीटर जाओगे। अगर तुम्हारा स्पीड 60 किलोमीटर में मतलब रुका हुआ है तुम्हारा नीडल, इसका मतलब है 1 आवर में तुम 60 किलोमीटर जाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हारा नीडल हमेशा 60 में रहना चाहिए, फिर कम ज़्यादा होता है कि नहीं, इसीलिए हम लेट हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट रोड होता है, एकदम खाली है, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहे हम, एक स्ट्रेट पाथ है हमारे लिए, पूरा रास्ता खाली है, कोई भी गाड़ी नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। तो अगर एक हमारा जो डिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे जो नीडल रहता है, वो हमेशा अगर 40 में रख के जाएंगे बाइक को, तो 1 आवर में 40 किलोमीटर पे ही जाके रुकेंगे। समझ में आया? तो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर रहता है उसका मीनिंग क्या होता है, ईच 1 आवर में हम कितना किलोमीटर जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेट है डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू, मैंने 2 बोला, इसका मीनिंग क्या है, ईच 1 आवर में हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं। समझ में आया? ईच 1 आवर में हम कितना जा रहे हैं, 2 किलोमीटर। तो जब भी रेशियो या फिर डिवीजन का टर्म आए, तुम ऐसा समझना, इसके पर इतने टाइम में हम उतना जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, हमारा स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को। समझ में नहीं आया क्या, बताओ मुझे, और एक बार रिपीट करूंगा, थोड़ा समझने वाली चीज़ है ये, बहुत आगे बहुत यूज होगा, जहाँ पे फिजिक्स पढ़ोगे ये यूज होगा स्पीड, ठीक है। 10th में भी है और 11th 12th में भी है, अगर फिजिक्स लोगे 11th 12th में अगर साइंस पढ़ोगे तो अभी अगर समझ में नहीं आ रहा बताओ, मैं और एक बार रिपीट करूंगा, समझ में आया सबको। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब स्पीड क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू किसका, नीचे क्या है, टाइम है। चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो गया हमारा क्या, स्पीड हो गया। उसको हम कैसे डिनोट मतलब शो करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम करके। या फिर स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया? रेट ऑफ चेंज मतलब आंख बंद करके क्या करोगे, टाइम के साथ डिवाइड करोगे। देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ब्रैकेट दे दिया, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस के साथ साथ टाइम का डिवीजन है। मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज रह गया, इसका मतलब क्या आया, टाइम के साथ डिवीजन में रहेगा।
समझ में आया? तो कभी भी अगर तुम्हें पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब क्या करना है, डिस्टेंस बाय टाइम करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है। कभी भी पूछा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा तो क्या करोगे, स्पीड बाय टाइम करोगे। समझ में आया? कभी भी रेट ऑफ चेंज बोला तो क्या करोगे, टाइम के साथ साथ डिवाइड ही करोगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, हम थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं। चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ऐसा ही बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये स्पीड का डेफिनेशन लिख दो। अभी स्पीड में क्या है, डिस्टेंस आ रहा है, स्पीड में क्या आ रहा है, डिस्टेंस के टर्म आ रहा है। मतलब स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा, मुझे जरा बताना। बताओ बताओ, स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एंड स्केलर क्वांटिटी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या स्केलर क्वांटिटी हमें डायरेक्शन देता है, स्केलर क्वांटिटी हमें डायरेक्शन नहीं देता है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ क्या देता है, हमें मैग्नीट्यूड देता है। समझ में आया? ठीक है, एक चीज मैंने छोड़ दिया, क्या, डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होता है, ये मैंने बताना तुम्हें भूल गया। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई लिख रहा है क्या, लिख लो, फिर समझाऊंगा। कोई लिख रहा है अगर लिख लो। टाइम कितना हुआ, टाइम 6:55। हो गया? ठीक, तो अभी हमारे पास एक डिस्टेंस है, ए से हम जा रहे हैं बी, सही है। अभी क्या हुआ, हमारे पास एक मिडिल तो पूरा मिडिल नहीं है, इनके बीच में एक हमारे पास एक स्टेशन आ गया सी करके। तो हम जा रहे हैं, पहले गए ए से बी, फिर क्या हुआ, बी से सी आ गए। पहले क्या हुआ, ए से बी गए हम, फिर हम क्या किए, बी से सी चले आए, और इनका डिस्टेंस दे रखा है, ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर, ये हो गया हमारा 7 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे बताओ इस केस में डिस्टेंस कितना होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, एक बार बताना मुझे, ट्राई करो थोड़ा। थोड़ा दिमाग लगाओ। डिस्टेंस क्या होता है, देखो डेफिनेशन में जाओ, कॉन्सेप्ट में जाओ, याद रखना नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है मुझे बताओ एक बार। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था, एक पॉइंट लिखा था, पाथ ट्रैवल, मतलब जितना जा रहा है चलते हुए उसको हम मेजर करते हुए जाएंगे। पहले कहाँ से गए, ए से बी, कितना किलोमीटर है पीछे देखो, ए से बी मतलब कितना गए हैं, 3 + 7 कितना किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर। बी से फिर कहाँ आ रहे हैं, सी पे, कितना किलोमीटर है, 7। 10 के साथ ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, क्यों, पाथ ट्रैवल बोल रहा हूं। पाथ ट्रैवल मतलब कितना होता है, तुम आगे जाओ पीछे जाओ, तुम्हें ऐड करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 10 + 7 मतलब 17 हो जाएगा। 17 हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी 17 क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। इनिशियल पॉइंट कौन सा है हमारा यहाँ पे, ए या सी या बी, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल मतलब क्या समझ रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट ना, तो ए है ऑब्वियसली,
और फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी या सी? फाइनल पॉइंट कौन सा है? देखो ना डायग्राम देखो, पहले ए से बी, बी से सी गए, सी से सी में रुके हैं ना, तो हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है, सी है। तो ए और सी का बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यही जो गैप है, ठीक है ना, कितना है 3 किलोमीटर। तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की केस में ना, अगर तुम ऐसे सीधे जा रहे हो फिर उल्टा आना हुआ तो हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है, लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, तुम डायरेक्शन जितना भी चेंज कर लो हमें क्या करना है, एडिशन ही करना है। यहां पे इसी वजह से डिस्टेंस की केस में क्या हुआ, पहले 3 + 7 हो गया बी तक, फिर बी से सी में फिर और एक बार 7 हो गया, और फाइनल में क्या हुआ हमारा 17 किलोमीटर निकला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, ए से बी गए कितना 3 + 7 किलोमीटर, फिर बी से उल्टा आ रहे हैं, देखो ये ऊपर वाला एरो देखो इधर है और नीचे वाला इधर है, तो इसी वजह से ये हो गया हमारा 7 और ये दिया हमारा 3 किलोमीटर। क्यों माइनस हुआ इसमें, डेफिनेशन के हिसाब से पता लग चुका है कि डिस्टेंस को क्या करेंगे, पाथ ट्रैवल या फिर पाथ कवर लेते हैं। जितना तुम सीधा जाओ मतलब फिर रिटर्न आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हम मेजर करते हैं। ये तो डेफिनेशन के हिसाब से है, लेकिन और दूसरे हिसाब से अगर समझना चाहे तो भी हो सकता है नेगेटिव क्यों हुआ। देखो एक बार, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी था, स्केलर या वेक्टर, बताओ डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी था, स्केलर या वेक्टर? स्केलर था, ठीक है। इसका कोई डायरेक्शन रहता है, नहीं रहता है। इसी वजह से ना इसको हम जो भी डायरेक्शन लिए इसको पता नहीं चलता है कौन से डायरेक्शन में है। हम देख रहे हैं, हमको पता लग रहा है कि हम जाके ऐसे रिटर्न आए, लेकिन डिस्टेंस को पता नहीं लगता है। इसी वजह से ये क्या करता है, हमेशा एडिशन करता रहता है। तो अगर हम हमेशा एडिशन करते रहेंगे तो कभी भी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी और एक बार डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड तो देता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी देता है, ठीक है ना। तो ऐसे सीधा गया और उल्टा डायरेक्शन में चला आया, इसी वजह से जितना उल्टा आया है उसको हमने माइनस कर दिया। तो दोनों तरीके से तुम याद रख सकते हो। फर्स्ट हो गया कॉन्सेप्ट वाला, सेकंड हो गया हमारा क्वांटिटी वाला। कॉन्सेप्ट में क्या था, पाथ ट्रैवल था डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू इनिशियल और फाइनल पॉइंट। और अगर क्वांटिटी वालों में मतलब क्वांटिटी से समझोगे तो क्या होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो सीधा जाओ या फिर उल्टा आओ वो हमेशा ऐड ही करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पता लग जाता है कि उल्टा डायरेक्शन आया तो हमें माइनस करना है करके, तो इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट ने क्या किया, जितना उल्टा हम आए हैं उसको उसने माइनस कर दिया। अभी याद रहेगा, ठीक है। मुझे एक डायग्राम मतलब एक सॉल्व करके दो। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये है सी, ये हो गया हमारा, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी भी ए ही स्टार्टिंग पॉइंट है और सी हमारा फाइनल पॉइंट है। ये अभी भी है 7 किलोमीटर और ये अभी भी है 3 किलोमीटर, बस पोजीशन चेंज हो गया है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, हम ऐसे गए यहाँ तक, फिर सी तक पहुँचे। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ट्राई करो थोड़ा।
वाह, डिस्टेंस तो निकाल नहीं सकते हो, डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना, वो तो इजी है। डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत आ सकता है। ट्राई करो, डिस्टेंस कितना होगा पहले बताओ। बताओ कितना निकाले हो, बताओ कितना हुआ डिस्टेंस। सेवन, 14, देन 17, 15, कितना हुआ बताओ। 17 डिस्टेंस होगा हमारा 17, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बताओ। बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, करो। दिमाग लगाओ। नहीं आ रहा दिमाग में डिस्प्लेसमेंट। नहीं, जीरो कैसे किए, क्योंकि हम तो ए से फिर आगे जा रहे हैं, तो जीरो तो नहीं होगा। अगर ए से शुरू करके फिर एक पे आते तो जीरो हो सकता था। अभी फिर 3 जा रहे हैं तो क्या होगा, 3 होगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डायरेक्शन भी शो करता है। अगर 3 ले लिए, मैंने, हमारा डिस्टेंस कितना निकला, डिस्टेंस हमारा कितना निकला 3 सही है, लेकिन क्या गलती है मैं बता रहा हूँ। देखो डिस्टेंस हमारा कितना निकला 17 निकला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना निकल बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो। अगर हम मान लेते हैं, हालांकि वो रॉन्ग है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि रॉन्ग है। 3 में सिंबल क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 3 के सामने कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव या नेगेटिव। +3 ना, कुछ भी नहीं है मतलब +3 है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये ए से 3 मतलब यहाँ पे जा रहे हैं या इस ए से यहाँ पे जा रहे हैं। फिर तो डिस्प्लेसमेंट की मतलब बात ही खत्म हो गई, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है वो उससे हमें डायरेक्शन का पता चला गया डिस्प्लेसमेंट से। तो क्या गलती है, हमें एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्या होगा -3 होगा। समझ में आया कैसे, मैथमेटिकली पहले समझते हैं इसको। देखो डिस्टेंस हो गया हमारा, डिस्टेंस में क्या होता है हमारा, जितना आगे जाएंगे जितना भी पीछे आएंगे उसको ऐड होता हुआ लेके जाएंगे। तो पहले कहाँ गए थे, ए से बी 7 प्लस बी से ए 7, देन ए से सी आए हैं, माइनस होगा या प्लस होगा बताओ। क्यों, डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस में कभी माइनस करते हैं क्या। डिस्टेंस को डायरेक्शन के बारे में कुछ आइडिया है, डिस्टेंस को डायरेक्शन के बारे में कुछ पता रहता है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, समझे। अगर डायरेक्शन के बारे में इसको पता नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से इसको जितना भी आगे जाओ, जितना भी पीछे आओ, जितना भी राइट में जाओ, हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा +3, इसी वजह से ये हो जा रहा है हमारा 17 किलोमीटर। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे, जो भी एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले लो, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को तुम नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इनिशियल से जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। इनिशियल से कहां जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, तो राइटवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। तो क्या हो गया, ये 7 हो गया, ये यहां से यहां तक पहुंच गया। फिर बी से ए तक आएगा, ए से सी तक आएगा। तो बी से ए आने में डायरेक्शन उसका उल्टा हो गया, तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, माइनस, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में अगर उल्टा आ रहा है तो नेगेटिव मतलब माइनस करना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या होगा, उल्टा आने पे भी प्लस होगा, याद रखना। क्योंकि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है बताओ, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्शन के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो तुम जिस भी डायरेक्शन में जाओ उसको हमें ऐड करना रहता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसको डायरेक्शन के बारे में आइडिया रहता है। तो अगर हम एक बार ऐसे जा रहे हैं फिर डायरेक्शन चेंज कर लिए तो वो क्या होगा, माइनस कर लेगा खुद को। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ से यहाँ गए तो 7 हो गया प्लस में, अभी बी से यहाँ आ रहे हैं तो पहले हो जाएगा -7, फिर उसी डायरेक्शन में आगे
3 में जा रहे हैं तो 3 को भी हमें माइनस करना रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी क्या हो गया, 7 माइनस 7 कितना होगा, 0, बचा कितना, -3 किलोमीटर। समझे? लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस में कभी ऐसे नेगेटिव माइनस में नहीं आएगा। समझ में आ रहे हो कि नहीं? समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ -3? -3 क्यों हुआ पता लगा, ठीक है। माइनस की वजह से हमें अभी क्या पता चला, बताओ? माइनस की वजह से हमें क्या पता चला कि हम फाइनली मतलब इनिशियल से जहां शुरू किए थे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर हम इनिशियली राइटवर्ड साइड जा रहे हैं देन हमें डिस्प्लेसमेंट पता चला कि नहीं फाइनल मतलब फाइनल पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर ये पॉजिटिव आता तो हमें क्या पता चलता, नहीं हमारा फाइनल पॉइंट राइट हैंड साइड में है करके। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का काम। डायरेक्शन भी दिया कि नहीं, इस नेगेटिव सिंबल से, छोटा सा एक नेगेटिव सिंबल से तुम डायरेक्शन पता लगा सकते हो। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो अगर माइनस सिंबल आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। अगर माइनस सिंबल आ रहा है इनिशियल पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा फाइनल पॉइंट, क्योंकि पहले हम उस डायरेक्शन में गए थे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो ये इनिशियल पॉइंट का राइट हैंड साइड में ही हमारा फाइनल पॉइंट आता, जैसे कि यहाँ पे आया था +3 आया था, देखो यहाँ पे, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे था, इसी वजह से राइट में था। लेकिन यहाँ पे उसी जगह पे -3 आ गया तो इसी वजह से हमारा फाइनल पॉइंट कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। तो दोनों केस में देखो डिस्टेंस हमें कुछ नहीं बता रहा, बस मैग्नीट्यूड बता रहा है। डिस्टेंस देख के तुम डायरेक्शन पता लगा सकते हो क्या, यहाँ पे डिस्टेंस देख के कोई डायरेक्शन पता लगा सकते हो क्या, नहीं। लेकिन दोनों केस में देखो डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस हुआ है, यहाँ पे प्लस हो गया है, यहाँ पे माइनस हो गया है। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब होता है फाइनल इनिशियल पॉइंट का राइट हैंड साइड में फाइनल पॉइंट है, और नेगेटिव में क्या आया है, इनिशियल पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। समझ में आया? तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो हम डिफरेंस लिखाए थे उसमें क्या था, डिस्टेंस का नेगेटिव लिखा था और 0 भी लिखा था। तो और डिस्प्लेसमेंट क्या था, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हमने देखा जो डिस्प्लेसमेंट 0 वाला कंडीशन देखा था, याद है, जो टिफिन खा के आए थे फिर घर के, उसमें क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था लेकिन डिस्टेंस कुछ था हमारा। समझ में आया? और स्पीड समझ में आया कि नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। उसी जगह पे अगर हमें पूछे कि वेलोसिटी क्या है, ये हो गया स्पीड। लेकिन उसी जगह पे अगर हमें वेलोसिटी पूछे तो बस डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अभी स्पीड हमारा स्केलर था तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्टेंस के साथ क्या, देखो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है, मतलब दोनों क्या हो गए, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारा वेलोसिटी आया तो दोनों क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी क्या देता है हमें, क्या देता है, डायरेक्शन देता है। अभी देखा ना, -3 निकला तो डायरेक्शन पता चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें सिर्फ क्या देता है, हमें मैग्नीट्यूड देता है। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा वेलोसिटी लिख लो, फिर कल हम एक्सेलरेशन देखेंगे। वेलोसिटी क्या बोले हो गया, देखो वेलोसिटी क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। उसी तरह वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको कैसे लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या लिखेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखेंगे। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम मतलब क्या होता है, पर टाइम चेंज होने पे डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है। समझ में आया ना? और इसका यूनिट क्या होगा, मुझे थोड़ा दिमाग मतलब बताओ, दिमाग लगा के। यूनिट देखो, अगर हमारे पास ना 1 kg है, यहाँ पे
यहाँ पे देखो ये 1 है हमारा मैग्नीट्यूड और ये केजी है हमारा यूनिट। किसी भी क्वांटिटी में ऐसा रहता है, किसी भी क्वांटिटी में ले लो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, एक उसका यूनिट रहेगा। बिना यूनिट के किसी को भी हम मेजर नहीं कर सकते, सही है ना। टाइम को सेकेंड, आवर के आवर क्या मिनट्स में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में करते हैं, मास को क्या करते हैं केजी में करते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, सॉरी केजी में, ग्राम में करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं, है कि नहीं। तो किसी भी क्वांटिटी को जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या लेंगे, उसका एक यूनिट रहेगा, उसका एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा। समझ में आया। अभी उसी तरह यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट यहां पे तो लिखा है मैंने, क्या रहता है किलोमीटर या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अभी के लिए किलोमीटर करके। तो टाइम किस में आएगा बताओ, टाइम का यूनिट, अरे टाइम का यूनिट क्या है 7 kg। टाइम का यूनिट, टाइम का यूनिट क्या होता है, आवर या फिर सेकंड लेते हो ना, हाँ। तो यहां पे हो जाएगा हमारा आवर। अगर तुम मीटर ले रहे हो देन तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, सेकंड लेना पड़ेगा, ये याद रखना। यूनिट में चेंजेस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का भी यूनिट सेम होता है, दोनों को हम आइदर किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर मेजर करेंगे। उसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी में भी उसका यूनिट सेम रहेंगे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं हम, इसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। ये तुम 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, अभी के लिए उसको छोड़ो, बस ये याद रखो कि किलोमीटर पर आवर रहता है और मीटर पर सेकंड रहता है। समझ में आया। इसका भी यूनिट उसी तरह सेम है, क्या किलोमीटर पर आवर रहेगा और मीटर पर सेकंड है, ये डिवीजन नहीं है, हाँ और है, मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। लिखो जो लिखना है, और कुछ डाउट हुआ तो बताओ, आज इतना करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो नेगेटिव कैसे हो रहा है पता लगाना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलेगा, तो उसमें उस वक्त कंफ्यूज मत होना। ऐसा केस दे देगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इसमें क्या रहता है, इजी हो जाएगा तुम्हें, इसमें इजी हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हें सीधा दिखाई दे रहा है कि ऐसे जा रहे हैं और रिटर्न आ रहे हैं, तो माइनस करोगे 3 किलोमीटर हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वैसा दिक्कत होगा इस सिंबल में। तो हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, रिटर्न आके पहले गए थोड़ा सामने, फिर रिटर्न आके इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करके फिर पीछे जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव सिंबल हमेशा रहेगा, याद रखना, ठीक है। चलो अभी आज इतना ही, कल फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। कुछ दिक्कत हो तो फिर बताना कल, ठीक है।